दक्षिण भारत के कोंकण तट से सिंधु घाटी तक और सिंधु घाटी से सोन नदी की तराई तक, जहां रोहतास गढ़ का गौरवशाली ठहराव, तब छोटा नागपुर का विस्तार और तब भी असम और दार्जिलिंग के चाय बागान तक का पलायन। उरांव अपने जीवन यात्रा में जितने अखिल भारतीय हैं, उतना शायद ही कोई अन्य मानव समुदाय हो। कहना न होगा कि यह गौरवशाली इतिहास पलायन के दर्द को समेटे कई ऐसे अनकहे अनसुने कहानियों प्रसंगों को सुनाने को व्याकुल है, जिसे सुनाने और सजोने के अपने संकल्प के साथ आज हम प्रस्तुत हैं झारखंड की जनजातियां के तीसरे एपिसोड के साथ। झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को और हमारे तीनों माननीय अतिथियों को मैं जोहार बोलता हूं और अपने ये जनजातीय झारखंड के जनजातीय समाज संस्कृति दर्शन इतिहास के तीसरे एपिसोड में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अतिथि के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर हरि उरांव जी हैं, जो हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और बहुत लंबे समय तक आपने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी और वीपी कस्ती के साथ जीवन बिताया है। दूसरे हमारे माननीय अतिथि आदरणीय महादेव टोप्पो जी हैं, जिन्होंने बैंक के उच्चतर सेवा को पूर्ण किया है और हमारे समय के एक बड़े कवि हैं। उनके 2 कविता संग्रह आया है और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी स्वतः प्रेरणा से लोगों ने किया है और एक अन्य पुस्तक भी आई है नॉन फिक्शन की, सभ्यों के बीच में आदिवासी और जंगल पहाड़ के पाठ। तो एक बड़े साहित्यकार, और विशेषता ये है कि उन्होंने जब वो 70-80 में यूनिवर्सिटी में आए थे तो आदिवासी युवाओं को हिंदी साहित्य में लेखनी की शुरुआत उनके माध्यम से हुई थी। तीसरे हमारे डॉक्टर अभय सागर मीन जी हमारे बीच में विद्वत वक्ता के तौर पे हैं। आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग में हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है डॉक्टर अभय सागर मीन जी की। आपने मानव शास्त्र में ही एमए और पीएचडी किया है। 3 विद्वत हमारे बीच में हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं तीनों की। हम लोग जो बातचीत का तरीका रहा है उसी ढंग से शुरू करेंगे। उरांव समुदाय, जिसको हम कुड़ुक समुदाय भी कहते हैं, समाज भी कहते हैं, वो झारखंड में संथालों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है और शैक्षणिक जगत पे भी उनकी जो लिटरेसी रेट है वो अन्य आदिवासी समुदायों से बहुत आगे है। और आदरणीय कार्तिक उरांव जी को याद करें, जो 60s में 50s में न्यूक्लियर फिजिक्स में इंग्लैंड में काम कर रहे थे और वहां से नेहरू जी ने उनको आमंत्रित किया था और जो HEC है उन्हीं के ब्लूप्रिंट पर तैयार हुआ था। तो बड़ी हस्तियां शैक्षणिक जगत में भी हुई हैं और साहित्यिक जगत में भी हुई हैं। तो शुरुआत हम लोग भाषा परिवार से ही शुरू करते हैं कि जो कुड़ुक भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार का एक हिस्सा है और हमारे यहाँ जो पहाड़ियां हैं और गोंड हैं, खोंड हैं, सब उसी भाषा परिवार को बोलते हैं। और नीलगिरी के टोडा, खोंड, साबरा, परजा, कोया, चेंचू आदि कई हिंदुस्तान के कई आदिवासी समुदाय और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी उसी भाषा परिवार की। तो इस भाषा परिवार की खासियत पे मैं आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई डॉक्टर हरि उरांव जी को। आप उस पर अपना प्रकाश डालने की कृपा करें हरि जी। धन्यवाद और सभी को जोहार। देखिए, भारत की भाषाओं को जब परिवार में बांटा जा रहा था तो कुड़ुक भाषा, उरांव लोगों की कुड़ुक भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया और द्रविड़ भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में बांट कर देखते हैं लोग। एक तो है कि दक्षिण, एक उत्तर और एक मध्य भारत का। तो कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है और यह उत्तरी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और उत्तरी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये कुड़ुक भाषा तो है ही, यहाँ झारखंड में कुड़ुक भाषा बहुत बड़ी संख्या में बोली जाती है। और इसके साथ में झारखंड की जो मालतो भाषा है, ये मालेर जाति बोला जाता है, अभी उनको पहाड़िया जाति कहा जाता है।
अब पहाड़िया जाति में भी 3 भाग बांटा गया है। एक कुमार भाग है, माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है। लेकिन अभी भाषा अगर देखा जाए तो केवल सौरिया पहाड़िया के बीच में है, जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखी है। और उत्तरी द्रविड़ भाषा परिवार में ब्राह्वी भाषा भी आती है, जो पाकिस्तान के बालूचिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है। अब पाकिस्तान में चली गई है तो यहाँ के लोग उस पर बहुत ज्यादा गहन चिंतन या शोध नहीं कर पा रहे हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुख भाषा को इसलिए रखा गया है कि ये बहुत सारी शब्द जो है कुड़ुख भाषा की, कई शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, इसकी क्रिया है या अन्य पद है, सहायक क्रिया है, ये सब भी काफी मिलती जुलती है दक्षिण की जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जो दक्षिण की द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत अभी बहुत बड़ी भाषा 4 भाषा है, जो उसमें सबसे पहले तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। और उसमें छोटी भाषाएं हैं, बड़ागा है, तुलु, टोडा, कोटा, ये सब है, कुड़गु, ये सब भाषा है। तो ये कुड़ुख भाषा जो झारखंड की है, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। और झारखंड में ऐसे 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुख भाषा ही आती है। और मुख्य रूप से यहाँ झारखंड में कुड़ुख भाषा के बाद में पहाड़िया भी जो कहा जा रहा है, जो मालतो भाषा कही जाती है, मालेर पहले कहे जाते थे, बाद में उनको पहाड़िया कहा जाता है। पहाड़िया इसलिए कहा जाता है कि सारे ये जो पहाड़िया भाषा बोलने वाले लोग पहाड़ों के ऊपर निवास करते हैं, वहीं पर उनकी वास होती है और पहाड़ के ऊपर जो खेती होती है उसी से उनका जीवन यापन होता है। तो ये कुड़ुख भाषा और तमिल भाषा और हरिदास, भाषा के साथ साथ ही साहित्य भी इससे जुड़ा हुआ है। और स्वाभाविक है कि जब विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई हो रही है तो कुड़ुख भाषा में भी साहित्य काफी ही संपन्न हुआ है, विकसित हुआ है आप लोग के योगदान से। और जहां तक मुझे जानकारी है कि झारखंड झरोखा जैसा एक प्रकाशक जो है वो 52 किताबें, 52 बुक्स कुड़ुख की एक प्रकाशक अगर प्रकाशित कर रहा है, इसका अर्थ है कि काफी उस पे काम हो रहा है। और जहां आपने कहा, हरिदा ने बताया कि उसी परिवार की भाषा है जिस भाषा परिवार की तमिल है। और तमिल की जो वो भाषा की जो और संस्कृति की जो पुरातनता है वो वेदों से भी पीछे जाती है। उनका जो संगम साहित्य है वो वेदों से भी पुराना साहित्य है। तो महादेव दास से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुड़ुख भाषा साहित्य का जो विकास है और उसके जो उसका फैलाव जो है, मतलब बंगाल से लेके नेपाल से लेके, तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकें होंगी जो जिन्होंने ध्यान खींचा होगा। आप कृपया उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद रणेंद्र जी। और सबसे पहले झारखंड विधानसभा टीवी द्वारा इस आयोजन के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसे रणेंद्र जी ने बोला उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे कुड़ुख साहित्य की बात जब आती है तो कुड़ुख साहित्य जो भी हमारे हिंदुस्तान में देखेंगे अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारा जो भाषा किसी भी आधुनिक भारतीय भाषाओं चाहे आदिवासी भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स आए और उन्हीं लोगों ने काम किया। तो हमारे यहाँ पे जैसे कुड़ुख में एफ हान जी है, डब्ल्यू आर्चर जी हैं, ए ग्रिगनाट जी हैं, इन लोगों ने पहले उनका संकलन हमें दिखता है। और फिर 1920 के बाद क्या है कि थेवले उरांव, राय साहब बंदे उरांव, है ना, ये लोग आते हैं। उसके बाद की पीढ़ी जो आती है, आवता उरांव, आह्लाद तिर्की, दौले कुजूर, ये लोग बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में जस्टिन एक्का, इंद्रजीत उरांव, बहरा एक्का, डॉक्टर मिंज वगैरह सब हैं, ये आते हैं। फिर उसके बाद अगली पीढ़ी है वो शांति खालखो, डॉक्टर नारायण उरांव, नारायण भगत, जीतू उरांव, उषा रानी मिंज। और जैसे कि मैंने बताया कि नेपाल में क्या है, ये आपको आश्चर्य होगा कि नेपाल से एक नेपाली पत्रिका निकलती है। उस नेपाली पत्रिका में सप्ताह में एक दिन कुड़ुख के लिए वहां के एक पेज पूरा निकलता है। तो ये जो कुड़ुख है हमारे यहाँ, हम लोग किसी अखबार ने नहीं दिया हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन नेपाल में कुड़ुख है वो विकसित
हो रही है और उसको असम के एक चाय बगान में भी होगा दादा, और वो बांग्लादेश में मैं भी। जी बता रहा हूँ। अब चाय बगान में ये जब हमारे लोग जो चाय बगान के लिए माइग्रेट होके चले गए, तो आप जलपाईगुड़ी से एकदम अरुणाचल के बॉर्डर तक, अरुणाचल नहीं मतलब वो दीफू, उधर बॉर्डर, आसाम के बॉर्डर तक चले जाइए, मतलब वो मकाम है, मतलब जो दिग्बोय है, दिग्बोय के आगे का इलाका है जो आखिरी स्टेशन है, उधर तक मैं खुद गया हूँ वहां पर, और वहां के चाय बगानों में लोगों से कुड़ुख में भी बातचीत की है। तो और क्या है कि डिब्रूगढ़ रेडियो स्टेशन से मैंने कई बार कुड़ुख गीत को वहां से प्रसारित होते हुए सुने हैं। और आपको सबसे भी आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ कि ये जो मोबाइल थिएटर के बारे में, अभी 2 साल पहले मैं गौंजू जी के साथ वहां गया था, तो एक पत्रिका में मैंने देखा कि कुड़ुख मोबाइल थिएटर जो है उसका विवरण मुझे वहां के एक असमिया पत्रिका में उसका विवरण मिला। हालांकि उसके बारे में मैंने पूछताछ की तो लोग बता नहीं सके, लेकिन उसके बारे में चित्र है और ये चित्र। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कुड़ुख साहित्य न केवल ग्रेटर झारखंड, मतलब बृहद झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ही नहीं, यहाँ से जो कि माइग्रेट होके जो लोग भी हमारे नौकरी के लिए कहीं भी गए, चाहे अंडमान में भी गए, चेन्नई में गए, भोपाल में गए, बेंगलोर में गए, दिल्ली में गए, तो वहां भी उन लोगों ने अपनी कुड़ुख सोसाइटी या लिटरेरी सोसाइटी बना के कुड़ुख को बचाया है, और कुछ सारे पत्रिका भी निकाल रहे हैं। दिल्ली से भी कुछ लोगों ने सिंदगीद जैसी पत्रिका निकाले, और महले लिबेंस तरीके जी ने, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया था। ऐसे बहुत सारे, और कुड़ुख लिटरेरी तो सोसाइटी यानी है। कि कुड़ुक भाषा के भी साहित्य का विकास चौतरफा हो रहा है और बहुत भविष्य उसका उज्जवल है। अब मैं हाँ डॉक्टर अभय सागर मीन जी के पास जाना चाहूंगा। अभय हाँ जी, आप मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो विशेषताएं हैं कुड़ुक समाज की, उरांव समाज की, उन विशेषताओं पे खास करके आपके यहाँ जो टोटम है, या सारे आदिवासी समाजों का जो टोटम है, वो पंछियों से भी है, जीव जंतुओं से भी है, पशुओं से भी है, वनस्पतियों से भी है, नमक और उस ढंग की लोहा भी टोटम में शामिल है, और कई खासियत होगी जिसको आप बताना चाहेंगे। तो जो मानव शास्त्रीय विशेषताएं हैं और जनसंख्या का वितरण वगैरह, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का डॉक्टर अभय जी। मंच प्रदान करने के लिए जहाँ तक मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण है, तो सबसे पहले मैं इतिहास से शुरू करना चाहूँगा कि उरांव का उद्गम स्थल कोंकण या कोंकणी क्षेत्र को माना जाता है, और विशेष रूप से ये वो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का कुछ भाग और डेक्कन प्लेटो के बीच में जो स्थान था, वहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ ये लोग निवास करते थे। फिर इनका वो माइग्रेटरी पैटर्न अगर हम देखें कि किस प्रकार से ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए, फिर ये लोग सोन नदी के किनारे, सॉरी गंगा नदी से किनारे थे, एक भाग गंगा नदी के साथ चलते हुए वो राजमहल वाले एरिया में चला गया, और दूसरा एक नीचे आकर हमारा जो आज निवास रांची वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ ये लोग आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं अगर एंथ्रोपोलॉजिकली देखे भी, जिन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स पे अपनी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर उरांव्स पे कहे तो एस सी रॉय की एक बहुत रिमार्केबल बुक है जिसको हम आज भी रेफरेंस में लेते हैं। एक और विडंबना है कि इसी समाज के द्वारा रचित किताब, बहुत पुस्तकें बहुत कम है। एक पुस्तक अभी हाल फिलहाल में थी स्टीफन फुक्स की, द अबॉरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया। उसमें एक विवेचना करते हैं कि बहुत सारे हमारे दंत कथाओं में या गीतों में यह भी मिलता है कि, और हम इस चीज़ को एसोसिएट करते हैं कि जो द्रविड़ या तो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ भी हमारा प्रेजेंस था, लेकिन इस थ्योरी पे भी अब थोड़ा प्रश्न उठ रहा है। इस तरह का एक माइग्रेटरी पैटर्न रहा है। और जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजिकली देखेंगे तो ये बड़ा जाहिर सा बात है कि एक विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट भाषा है। हमारा भौगोलिक क्षेत्र देख ले तो महाराष्ट्र में भी हमारे उरांव का प्रेजेंस है। इधर आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भौगोलिक वितरण इतना है। और अभी जो कुड़ुक भाषा बोलने वाले जो जनसंख्या है भाषी, वो 19 लाख के आसपास है। और ये भाषा बोलने की जो भारत सरकार के जो आंकड़ा है, जनगणना का जो आंकड़ा है, तो 1971 में ये तकरीबन 12,33,000 के आसपास था। उसके बाद ये 1981 में 13 लाख ही पहुंचा।
1991 में ये 14 लाख के आसपास, 2001 में 17 लाख के आसपास और 2011 में 19,88,000, 20 लाख के आसपास मोटा मोटी कुड़ुक भाषी बोलने वाले भी हैं। तो ये एक आंकड़ा है। और जहाँ आप कह रहे हैं कि टोटम या तो हमारा एक विशेष होता है, जहाँ एक आदिवासी समाज अपने जो जीवित है या मृत वस्तु में भी अपने आप को उसका ओरिजिन मानता है, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में मिथिकल एंसेस्टर्स कहते हैं। उनको वो मानते हैं कि उनका उद्गम कहीं ना कहीं, उनका संबंध कहीं ना कहीं इन प्रकार से, इस प्रकार के वस्तुओं के साथ रहा जिनको वो विशेष रूप से प्रिजर्व करते हैं या तो संरक्षित करते हैं। तो अगर एक समग्र रूप में देखें तो अगर एक बेक जो कहते हैं, जिसने हम नाक नमक का लिया, बेक हो गया, लकड़ा बाग हो गया, तो अगर वो उनको एक लकड़ा है जिनका सरनेम लकड़ा है या तो उसको मानते हैं वो, तो उसको संरक्षित करते हो, पूजते हैं। तो एक तरह से एक पर्यावरण में संतुलन भी बना रहता है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा सर, प्लीज। उसके पीछे ये भी है अभय जी कि अन्य संस्कृतियों की तरह वो मानव की श्रेष्ठता का भाव नहीं है। यहाँ जो इक्वलिटी, एग्लिटेरियन जो है, समतावादी बोध जो है, वो मान के चलता है कि सृष्टि के जो अन्य अंग हैं, वो चाहे जीव हो, वनस्पति हो या अजीवी हो, नॉन लिविंग भी हो, उसकी भी उतने ही महत्ता है जितना कि एक इंसान की महत्ता है। बड़ी खूबसूरत है ये जो सोच जो है ये। रोहतासगढ़ की बात, रोहिदासगढ़ की बात गीतों में भी, कहानियों में भी, और सिंगी देई और कैली देई की वीरता की कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं, कहानियां ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये तो मौखिक इतिहास है। और मुझे लगता है कि हरिदा और महादेव दा लोग भी गए होंगे रोहतासगढ़ घूमने के लिए। तो उस इतिहास पे थोड़ा सा आप लोग प्रकाश डालते, कैसा आप महसूस करते हैं वो इतिहास का, वो कैसे आना चाहिए इतिहास के पन्नों में? पहले हरिदा, फिर महादेव दा। देखिए, रोहतासगढ़ तो हम लोग 2-3 बार जाने का मौका मिला है। उसका चहारदीवारी का भी मुआयना किए हैं, पूरा किले का भी हम लोगों ने मुआयना किया है। लेकिन दंत कथा के रूप में कई तरह की बातें आती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के द्वारा इस किले का निर्माण करा गया। इस तरह की बात, कई तरह की बात आती है। रोहतासगढ़ बोलता है लोग उस कारण से। हाँ, वहीं से रोहतासगढ़ का जो किला है, नामकरण जिसका हुआ है, तो उसको रोहिताश्व से जोड़ करके लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें कई शासकों के द्वारा उस पर शासन किया गया। लेकिन उरांव लोगों का जितना दावा है, पूरे उरांव समुदाय का, और जितने उसके गीत मिलते हैं, रोहतासगढ़ से संबंधित गीत, कहानी, कथा, सब कुछ मिलता है। इससे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उरांव लोगों का ही वहां पर सबसे प्रमुख रूप से शासन रहा होगा। अन्य लोग भी आए होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा कारण होगा जिसके कारण वहां से रोहतासगढ़ का किला को छोड़ करके झारखंड में आकर बसने का इन लोगों ने ऐसा काम किया। तो वहां से, रोहतासगढ़ से जो लोग यहाँ पर चले, तो रोहतासगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि कई लोग बोले, कुछ लोगों का कहना है कि ईस्वी सन शुरू हुआ, उसी आसपास के लोग, उसी आसपास के समय में यहाँ लोग आकर बसे झारखंड में। कुछ लोगों का कहना है कि 12वीं शताब्दी के आसपास लोग आए। लेकिन प्रमुख रूप से ये बात सामने आती है कि मुंडा भाइयों के साथ, मुंडाओं का आगमन झारखंड में सबसे पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। और उनके साथ साथ उरांव लोगों का भी यहाँ पर आगमन हुआ। और उरांव लोगों का, मुंडा लोगों का मुड़मा जो मेला जतरा स्थल है, वहीं पर पंचायत हुई और वहां फैसला हुआ कि उरांव लोग पश्चिम की ओर बसेंगे। ये मुंडा राजाओं के द्वारा संभवतः आदेश भी दिया गया होगा, और उरांव लोग पश्चिम की ओर बसने लगे। लेकिन पश्चिम की ओर भी खेत तो बने नहीं थे, जंगल ही थे, और पूरब में भी जंगल थे। लेकिन पूरब में गड्ढा ज्यादा था, पानी ज्यादा, इधर पानी का उपलब्धता ज्यादा था पूरब क्षेत्र में। तो मुंडा भाइयों के द्वारा, चूंकि उनका कहना था कि हम लोग बड़े भाई हैं, और बड़े भाई हैं तो हम लोग का अधिकार पहले बनता है, इसीलिए पूरब की ओर अच्छे खेतों को हम लोग लेंगे हिस्सा, ये राजा के द्वारा कहा गया। तो उरांव लोग बहुत अच्छी तरह से उसको मान लिया और पश्चिम को गए। लेकिन पश्चिम को सारे जंगलों को, वन क्षेत्र को खेत बनाकर उन लोगों ने उस पर खेती करना आरंभ किया, और गांव भी बसाना शुरू किया, सरना बसाना शुरू किया, मसना का स्थापना किया। ये सारा चीज इन लोग यहाँ पर स्थापना करके रहने लगे। तो महादेव दा से ये जानना चाहेंगे कि महादेव दा, हर 12 साल पे जो जन्नी शिकार होता है, और स्त्रियां जो वो पुरुष भेष में वो शस्त्र लेकर निकलती हैं,
और वो तीन गोदना जो गोदाती हैं सर पे, तो तीन लकीर, वो तीन विजयों के प्रतीक के रूप में सिंगी देई और काली देई के नेतृत्व में जो तीन विजय मिला था शत्रु सेना के खिलाफ, तो वो जो मिथक है, वो कहानी है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा बताया जाता है, मतलब उसके लिए जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो सरहुल का मतलब खद्दी का त्योहार था, और कुछ लोग जो है कि वो हमारे लोग बेसुध हो गए थे पीकर, और इस बीच जो दुश्मनों को एक ग्वालिन जो है वो खबर देती, उसको पहले बता देती है कि वो इस दिन हमला कीजिएगा। तो मैं इससे जरा सा मतलब मुझे असहमति लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो है जो शिकार के लिए जाते थे, तो शिकार के लिए जब जाते थे उसमें पूरा गांव हमारा चला जाता था, उसमें बच्चे लोग और स्त्रियां ही रहती थी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लोग उस समय जो जेट शिकार वगैरह जाते थे, उस समय कहीं बाहर चले गए थे, और उस समय इन लोगों ने हमला किया। इसकी सूचना ग्वालिन द्वारा दुश्मनों को दी गई थी। और जो क्या शायद उसका नाम था लुंडरी, तो लुंडरी ने जो दुश्मनों को खबर दी थी, और उस दिन वो लोग हमला करते हैं हमारे मतलब किले में। और जब किले में हमला होता है तो सिंगी दई, कैली दई, या जो जितनी जो राजकुमारियां थी उनके लीडरशिप पे, उनके नेतृत्व में जो जितने भी बाकी जो लड़कियां औरतें थी, वो मर्द की वेशभूषा पहले से ही धारण की हुई थी ताकि दुश्मन को बदले। और वो लोग फिर उनसे बहुत लड़ती हैं, तीर धनुष से सारा कुछ ऐसे करके लड़ाई लड़ती हैं, और उनको 3 बार है वो जो सोन नदी के इलाके से उधर भगा देते हैं। तो फिर सवेरा हो गया था, और ये जो वो दूध जो ग्वालिन है दूध लेके आ रही थी, तो वो उन लोगों पर हंसती है, मैंने हमारे दुश्मनों पर बता दी कि तुम औरतों से हार गए, ऐसा वो कहती है। तो उसका कैसा क्या प्रमाण है, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर वो लोग अभी नदी पार करेंगे और नदी पे आप देखेंगे कि वो लोग अगर दोनों हाथ से मुंह धोएंगे तो वो स्त्रियां हैं, अगर वो एक हाथ से हाथ धोएंगे तो पुरुष होंगे, ऐसा वो उनको बताती है। तो वो लोग देखते हैं कि वो दोनों हाथ से मुंह धो रही है, तब उन लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये तो स्त्रियां हैं, और फिर वो हमला करते हैं, और फिर हमारे एक तरह से उनको छोड़ना होता है। तो लेकिन उसी के बाद में फिर क्या है कि ये जो हमारे लोग उसके याद में कि 3 बार उन लोगों को दुश्मन को उन लोगों ने खदेड़ा था, इसलिए वो 3 जो है वो विजय निशान बनाती हैं। ये ऐसा जो मेरे मौखिक लोग, इतिहास है, ये मौखिक हाँ इतिहास वो मेरे बुजुर्ग की लोग सामूहिक बताते चेतना हैं। का प्रतीक है, उनकी सामूहिक स्मृति का प्रतीक है। और जी उसको इतिहास, एकेडमिक इतिहास में लाने के लिए कहीं ना कहीं कोई लिखित कोई शिलालेख, कोई इस ढंग के प्रमाण पुरातात्विक और इस ढंग के खोजने होंगे, इसलिए। लेकिन ये कथा के तौर पे है और वो परंपरा में आता आ रहा है, तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता है ओरल हिस्ट्री को। तो हम लोग जी अपनी बात अभी पहले तीसरे एपिसोड की बात को यहीं खत्म करते हैं हम लोग, फिर हम लोग चौथे एपिसोड की ओर चलेंगे। आप तीनों अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और जो झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शक हैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि हम लोगों ने इस अपने तीसरे एपिसोड में उरांव जनजातीय समुदाय के बारे में, उनकी भाषा, उनके साहित्य, उनकी व्यापकता, उनके कुछ मानव शास्त्रीय विशेषताएं, उनकी विभाजन, जनसंख्या संबंधी विभाजन, उनके इतिहास के कुछ रूपरेखा और उनकी कहानियां, उस मिथक जो है उसको समझने की कोशिश की। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलते हैं। आप सबों को जोहार। हमारे पूजा स्थल सरना की सुंदरता को देखिए। हरी घास की मखमली फर्श, आकाश की नीली नीलम सी शफाफ छत और
सारजोम साखू की भूरी सावली अभेद्य दीवारें, क्या स्थापत्य, क्या सौंदर्य। जब कुदरत ने ही खुद अपने हाथों से गढ़ा हो, वहाँ किसी सेठ साहूकार, राजा महाराजा का क्या काम। यहाँ कोई वीआईपी लाइन नहीं है, न सरकारी पूजा सरंजाम, न सोने चांदी की ईंटों की जरूरत है, न सिंहासन न मुकुट की। आधी धोती पहने पाहन पुजार हैं, अक्षत, धूप, हड़िया, चिंगना, धूप धुवन पूजा की सामग्री हैं, जो हमें खरीदनी नहीं पड़ती। आप कोई भी हों, लाट गवर्नर ही क्यों नहीं हो, सरना स्थल पर सब बराबर हैं। कोई धन या पद की धौंस पत्ती यहाँ काम नहीं आने वाली।